हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू e-vidyarthi.in। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्याय 3 के अगले टॉपिक को, भारत में लोकतांत्रिक सरकार, और समझते हैं भारत के अंदर इस लोकतंत्र के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर टू पीपल की बात हो रही है, यानी जो भी शक्ति है वो कहाँ पे स्थित है, लोगों के अंदर, इस देश के नागरिकों के अंदर। समझते हैं और इस चीज को, इस तथ्य को जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो कंट्री है वहां पे लोकतंत्र है, हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है। तो देखो, भारत एक लोकतंत्र है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। तो ये जो हमारा भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और इस भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए हमने एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उस लड़ाई के अंदर हमने क्या किया, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए और बहुत लंबी लड़ाई थी, जिसके बाद हमें ये क्या मिला, लोकतांत्रिक देश मिला, जहां पे जो पावर थी वो लोगों के अंदर थी, ना कि किसी एक ऐसे इंसान के पास, किसी एक ऐसे गुट के पास जो कि पूरे भारत के ऊपर शासन कर रहा था और इसका दोहन कर रहा था। तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिली है। लोकतंत्र की मुख्य बात क्या होगी, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। तो हम इस देश को लोकतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति है कि मैं अपने नेता को खुद से चुन सकूं, मेरे बारे में जो सही निर्णय लेगा उसको मैं खुद चुन सकूं। तो आप देखते हो 5 साल पे, हर 5 साल पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, और यही इलेक्शन इस बात का प्रतीक है कि हमारी कंट्री एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो जब लोगों के पास चुनाव करने की शक्ति होती है, चुनने की शक्ति होती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि लोग अपने लिए अपने राजाओं को चुन सकते हैं, और ये राजाओं को अपने आधार पे भी हटा सकते हैं। सपोज करो कि किसी राजा ने, किसी सरकार ने क्या किया, काम नहीं किया, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो नहीं किए, तो अगले साल क्या होगा, अगले 5 साल के बाद उस सरकार को, उस राजा को हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे को लेके आया जाएगा। और अगर वो सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको फिर से एक और मौका दिया जाएगा, और फिर से एक और मौका दिया जाएगा अगर वो अच्छा काम किए जा रही है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं उनके पास शक्ति होती है इस लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में मूलभूत विचार किया है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। तो इस लोकतंत्र का मूलभूत विचार क्या है कि जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी नियमों को बनाया जा रहा है, उसमें लोग खुद ही भागीदारी ले और इन नियमों को बनाकर ये खुद के ऊपर शासन कर सके। तो लोकतंत्र का ये मूलभूत विचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो जो आज की सरकार है, जो भारत की सरकार है, उसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते। हमने जाना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में लोग खुद से ही शासन करते हैं, खुद के ऊपर शक्ति उनके पास होती है राजा चुनने की, और यही राजा चुनने की जो शक्ति होती है उसमें लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने शासकों को चुनते हैं। प्रतिनिधि का मतलब मेरे लिए कोई मेरा डिसीजन लेगा, मैं अपना प्रतिनिधि चुन रही हूँ, यानी मेरे इंस्टेड ऑफ मी कोई और क्या करेगा, हमारे लिए कोई भी निर्णय लेगा। तो प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि मेरे जगह पे कोई और आके क्या कर रहा है, मेरे लिए डिसीजंस ले रहा है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि उनके बदले जो नियमों को बनाएगा उनको चुनेंगे। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते। तो हमने देखा कि हमारे पास अलग अलग, हमने जब देखा था स्तरों के बारे में बात करी थी, तो हमने राज्य स्तर की सरकार देखी, हमने नेशन लेवल की सरकार देखी, राष्ट्र स्तर की सरकार देखी। तो हम बहुत सारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं राज्य स्तर पे, साथ ही साथ हम नेशन लेवल पे भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं।
एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें और तो और गरीब को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार में गरीबों को चुनाव चुनने का अधिकार नहीं प्राप्त था। और ये कब था? शुरुआती दौर में था, जब अभी नया नया चुनाव की प्रक्रिया पूरे वर्ल्ड में शुरू हुई थी। और उस दौर में सिर्फ पढ़े लिखे पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। तो कई सारे हमारे भारत के नेताओं को ये क्या लगा? ये भेदभाव लगा और उन्हें लगा कि अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ा इसका समर्थक जो ये अन्याय का विरोध कर रहे थे वो थे हमारे गांधी जी। गांधी जी को ऐसा लगता था हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। क्यों? समझते हैं। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में इसका विरोध किया खुले तौर पर। उन्होंने क्या कहा? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो उन्होंने क्या कहा कि राजा को चुनने का अधिकार उस व्यक्ति को है, अपने सरकार को चुनने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके पास संपत्ति है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि गरीब है लेकिन उसको समझ है कि मुझे ऐसे सरकार की जरूरत है, उसके पास चरित्र है, वो जानता है कि उसे क्या करना है और किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, वो वोट नहीं दे पा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास संपत्ति नहीं है। तो क्या ये दोनों चीजें ना होना उसका एक गुनाह है? क्या आपके पास संपत्ति और शिक्षा नहीं है तो ये एक गुनाह है कि आप वोट नहीं दे सकते? और इस बात को लेकर बहुत ही हंगामा हुआ, सभी ने इस बात को समझा और ये जाना कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ये जो वही लोग जो शिक्षित और संपत्ति जिनके पास है वही वोट कर पा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? एक भेदभाव का माहौल बना रहे थे और ये गलत था। तो इसके बाद क्या हुआ? जब हमारा देश पहली बार आजाद हुआ, तो जब पहली बार वोटिंग हुई हमारे इंडिया के अंदर, हमारे फ्री इंडिया के अंदर, तो सभी को वोटिंग का अधिकार मिला, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। साथ ही साथ स्त्रियों को भी ये अधिकार मिला, क्योंकि हम अपने विश्व में अगर बात करें तो बहुत सारी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त था तब। और वो कंट्रीज, वो जो विश्व के अंदर देश थे, कुछ ऐसे भी देश थे जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थे, बहुत ही विकासशील देश थे। तो समझते हैं ये देश कौन से थे संसार के परिप्रेक्ष्य के अंदर। तो देखो हुआ क्या कि यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ये जो दो कंट्री थी यहाँ पे वोटिंग के अधिकार सभी के पास थे जो कि पढ़े लिखे और जिनके पास संपत्ति थी, लेकिन हमारे ही देश की तरह वहां पे गरीबों को ये हक प्रदान नहीं हुआ था। साथ ही साथ यहाँ की औरतों को भी ये हक प्राप्त नहीं था। तो फिर महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। तो फिर यहाँ की जो महिलाएं थी जो कि अपने आप ही बहुत सशक्त हुआ करती थी, क्योंकि ये जो कंट्रीज थे वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है ना। यूरोप का नाम हम जानते हैं, ब्रिटेन से लेके यहाँ पे आपको कौन कौन से कंट्रीज देखने को मिलेंगे? आयरलैंड है, यू हैव ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज इन अनदर कॉन्टिनेंट, इटली है आपका स्विट्जरलैंड है। तो ये सारी कंट्रीज बहुत डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। यहाँ की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और औरतें जब घरों के बाहर निकली, जब वो मशीन्स हैंडल करने लग गई, जब वो मशीन्स चलाने लग गई, वाहनों के अंदर अपना वाहनों को चलाने लग गई, तो उनको लगा जब हम ये सारे काम कर सकते तो वोट भी डाल सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों को भी चुन सकते हैं। और उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में क्या हुआ? इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन का नाम दिया गया और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हुआ क्या? देखो, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला।
ठीक है। तो जब ये वुमेन सफरेज मूवमेंट हुआ, जब मताधिकार के लिए लड़ाई हुई, तो आखिरकार 1920 में हमारे अमेरिका की औरतों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ और इसके कुछ सालों बाद इंग्लैंड के अंदर 1928 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। जब सभी लोग आजाद हो गए, जब सभी लोगों ने वोट डालना शुरू किया, तभी हमारी महिलाओं ने भी वोट डालना शुरू कर दिया था। उनको ये जो सफरेज था, ये जो मताधिकार का अधिकार था, वो शुरू से ही प्राप्त था। तो ये था हमारा सरकार क्या है और क्यों है, हमने सरकार को समझा। अब चलते हैं सरकार के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.